नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर कल भी एक बैठक हुई थी और बेहद अहम बैठक, और आज भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बेहद अहम बैठक होनी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस खबर पर विस्तार से रहेगी हमारी नजर। साथ ही साथ आज से चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। जानेंगे ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाताओं से ताजा स्थिति की जानकारी। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें, और साथ ही साथ होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हो सकती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक। भारत की जवाबी कार्रवाई से पहले बौखलाए आतंकी। पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन। कल रात नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में फायरिंग। मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं भारतीय सेना के जवान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को किया फोन। पहलगाम हमले की निंदा। विदेश मंत्री ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की जताई प्रतिबद्धता। कोलकाता में मशुआ फलट्टी के पास होटल में आग का तांडव। 14 जिंदगी खाक। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। और अक्षय तृतीया पर आज से शुरू होगी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम। बैठकों का दौर, आतंकियों में भगदड़। जी हां, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पूरा देश आक्रोश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस बात को साफ कह दिया है कि इस हमले का हिसाब आतंकवादियों और उनके आकाओं से जरूर लिया जाएगा। 22 तारीख को 26 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद से दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। खबर है कि आज फिर एक बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक हो सकती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आतंकी हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा कुछ और प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। भारत ने अभी जवाबी कार्रवाई की भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हालत जो है वो खराब नजर आ रही है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दरअसल पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों की काली करतूत के बाद से दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 2 दिन पहले रक्षा मंत्री ने पीएम से मुलाकात की थी। फिर कल पीएम आवास पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, एनएसए समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के बीच भी बातचीत हुई। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई है, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है, जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत सामने आए हैं। और इन सबके बीच सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। आतंकियों और उसके समर्थकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ फोन पर हुई बातचीत में विदेश मंत्री ने गुटेरेस के इस कथन पर उनकी सराहना की। बातचीत के दौरान गुटेरेस ने पहलगाम हमले के मुद्दे पर जवाबदेही के महत्व पर सहमति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि
भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहलगाम में हमला करने वाले अपराधियों, साजिशकर्ताओं और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। और इस बीच पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। हालत तो ये हो गई है कि आतंकी हमले के बाद भी लगातार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है। कल रात एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने लगातार 7वें दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता, सहयोगी संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी मिश्र श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो गुरमीत अटारी बॉर्डर से और अखिलेश सुमन दिल्ली से। आप तीनों को ही सुप्रभात। सबसे पहले अश्विनी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान के कान पर जू नहीं रेंग रही। निश्चित तौर से शाहला, अगर देखें तो जिस तरीके से नृशंस, अमानवीय, बर्बर, कायराना हरकत हुई है, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान सहमा हुआ है, डरा हुआ है, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जैसा आपने बताया कि जम्मू सेक्टर में अखनूर, सुंदरबनी और साथ ही साथ नौशेरा में छोटे हथियारों से उसने फायरिंग की है। उसके अलावा अगर इस कश्मीर की तरफ अगर देखें तो कुपवाड़ा के साथ साथ बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़े हुए सटे हुए इलाकों में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारत अभी संतुलित जवाब दे रहा है, प्रभावशाली जवाब दे रहा है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब और कमर तोड़ जवाब अभी दिया जाना बाकी है। और इसी का डर है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इस समय डरा हुआ है और एक इस तरीके से उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान से अगर देखें तो पिछले वर्षों में सीज फायर वायलेशन नहीं होता था, शांति बनी रहती थी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, लेकिन अब पाकिस्तान की हरकतें शुरू हो गई हैं। पहलगाम अटैक की अगर बात करें तो कल एनआईए ने यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है। उसके अलावा जो जिप ऑपरेटर था मुजम्मिल, उससे भी पूछताछ हुई है। 150 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई और साथ ही साथ एक अहम सुराग जो है वो लगा है। एक स्थानीय फोटोग्राफर था, उसने पूरे के पूरे इस आतंकवादी घटना को उसने जो है कैद किया था अपने कैमरे में। उसने अपना वो फुटेज जो है एनआईए को दिया है और एनआईए उसको एक अहम सुराग के रूप में मान कर चल रही है कि किस तरीके से वहाँ पर जो घटना दी गई है उसको अंजाम दिया गया था। रिक्रिएट भी किया गया था सीन। उसके अलावा घाटी में अलग अलग स्थानों पर जो है आतंकवाद विरोधी गतिविधियाँ भी चल रही थी, बहुत जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहे थे। तो आप निश्चित तौर से मान के चले कि सीमा पार तो इनके बैठे हुए आतंकवादी आकाओं पर कार्रवाई तो होनी अभी बाकी है, लेकिन यहाँ आंतरिक रूप से जो भी इसमें शामिल है, चाहे वो शरण दे रहा हो, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा हो, चाहे वो उसी की बौखलाहट नजर आ रही है वहां पर। हाँ। उसी की बौखलाहट नजर आ रही है जो सीज फायर का बार बार उल्लंघन हो रहा है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है सीसीएस की और आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कहीं ना कहीं एक साफ संकेत नजर आ रहे हैं कि आतंकवाद के इस जो बीज है इसको जड़ से मिटाना है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों से बात की। उसमें एनएसए भी मौजूद थे, अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तो एक तरीके से कहे कि सेना के प्रिपेयर्डनेस की क्या स्थिति हो सकती है, उस सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी ली। और आज वो सीसीएस की बैठक करेंगे जिसमें कि विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल रहेंगे, अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कुछ हो सकता है शीर्षस्थ अधिकारी भी शामिल हो उसमें। तो एक तरीके से कहें कि भारत अपनी तरफ से लगातार इस बात का संकेत दे रहा है कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इस बार की जो घटना हुई है, इस बार की घटना का माकूल जवाब दिया जाएगा ताकि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस तरह की हरकत नहीं करे। देखिए, कल भी जो यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ जो बात हुई विदेश मंत्री की, विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि हम
परपेट्रेटर्स को, उनके सपोर्टर्स को और उनके बैकर्स को, तीनों लोगों को इस बार जवाब देंगे और उनको सजा दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है और भारत लगातार इस बात का कड़ा संदेश दे रहा है कि हम इस बार आतंकवाद को जड़ मूल मिटा लेंगे ताकि उनको आगे आने वाले दिनों में प्रोत्साहन न हो। उन्होंने यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका फ़ोन आया था, उनसे भी उन्होंने बात की और उनको भी बताया कि हम किस तरीके से आतंकवाद की इस घटना को एक छोटी घटना नहीं मान रहे, बल्कि उस पाकिस्तान की तमाम तैयारियों का एक उन्होंने चिट्ठा खोला और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में शांति लौट रही थी। और आपको पता होगा कि यूएई खासतौर पे जम्मू कश्मीर में काफ़ी निवेश की योजनाएं बना रहा था। तो इस निवेश की योजनाएं से यूएई के जो हित है उन हितों पर भी झटका लगा है। इसके अलावा साथ ही साथ अखिलेश, ये जो तमाम बैठकें हो रही हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, बौखलाहट नजर आ रही है। वहां पर भी बैठकें हो रही हैं और उन्हें इस बात का खौफ है कि कहीं भारत जवाबी हमला ना कर दे। देखिए, पाकिस्तान की रणनीति यह होती है कि वो एक आतंकवादी हमले को अंजाम देता है, उसके बाद अपने न्यूक्लियर आर्म्स की आड़ में बैठ जाता है कि हमारे पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं, और उसके बाद वो सीमा पे छोटे छोटे बंदूकों से फायर करना शुरू कर देता है ताकि दुनिया को लगे कि अब युद्ध होने ही वाला है। और दुनिया अपने आप ये अंदाज लगा लेती है कि युद्ध होगा तो न्यूक्लियर वार छिड़ जाएगा और इससे पाकिस्तान को सहानुभूति प्राप्त करने की आशा होती है। तो यही पाकिस्तान की रणनीति लगातार होती है। तो आप जो सीमा पर देख रहे हैं ये छोटे छोटे स्मॉल आर्म्स की फायरिंग, ये लगातार दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं कि हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए उनके मंत्री ने कल रात में ये घोषणा की अपने आप कि हम भारत हमला कर देगा। तो भारत हमला करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, यह तो भारत ने अभी घोषणा नहीं की है। तो आपने आतंकवादी कार्रवाई की है और आप दुनिया की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया के सभी नेता आए और कहें कि नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक और भी बयान जारी किया, ऑफ द रिकॉर्ड अपने पत्रकारों को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि वो भारत के विदेश मंत्री के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बात करेंगे, मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें अपनी तरफ से वो फैला रहे हैं ताकि एक दुनिया में जो यह भ्रम है कि बात करने से मामले शांत हो जाएंगे इस बार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि ये सवाल बातचीत करने का नहीं है, ये मामला है कि इस बार हल किया जाए आतंकवाद के इस मसले को। बिल्कुल हल किया जाए। गुरमीत भी हमारे साथ मौजूद है जो कि अटारी वाघा बॉर्डर से मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वहां का हाल क्या है। गुरमीत, आप वहां के स्थिति बताइए, अभी कितने लोग जो है वो पाकिस्तान जा चुके हैं, कितने अभी भारत में मौजूद हैं, किस किस राज्य में अभी लोग मौजूद हैं? देखिए शैला, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 29 तारीख जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आखिरी तारीख थी भारत को छोड़ने की और अपने मुल्क वापस जाने की। अब 29 तारीख क्रॉस हो चुकी है। उम्मीद ये की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से इनपुट मिल रहा था, कि शायद हो सकता है कि कुछ लोग खुद भी यहां पर बॉर्डर पर आए और इमिग्रेशन करवाने की कोशिश करें। मगर आज सुबह की तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर बॉर्डर पर खुद कोई नहीं पहुंचा है, मगर यहां पर कुछ गाड़ियां जरूर पहुंची हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर कुछ लोगों को डिपोर्ट करने के लिए पहुंची है। सबसे पहले ये सामने ये गाड़ी, सफेद रंग की गाड़ी देखिए, राजौरी से जम्मू कश्मीर पुलिस इस गाड़ी में एक पाकिस्तानी महिला को लेकर, कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स को लेकर आई है, जिन्हें डिपोर्ट किया जाएगा इमिग्रेशन ऑफिस जिस समय खुलेगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं उधर की, वहां पर जो सामने बस खड़ी हुई है, इस बस के बिल्कुल पीछे 6 पाकिस्तानी नेशनल्स को लेकर आया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी वहां पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस खुलने का। वहां पर जैसे ही इमिग्रेशन का दफ्तर खुलता है, सभी के सभी पाकिस्तानी नागरिकों को इमिग्रेशन में लेकर जाया जाएगा और वहां पर उनका इमिग्रेशन करवाया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक अभी मुल्क में रह गए हैं, उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग राज्यों से पुलिस आज माना जा रहा है पहुंचेगी डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों को लेकर। 10 बजे इमिग्रेशन शुरू। जी हाँ, यहाँ ये भी बताइए कि अगर कुछ लोग फिर भी डिपोर्ट नहीं हो पाते हैं तो फिर उन पर क्या कुछ एक्शन होगा, क्या कुछ कदम सरकार उठा सकती है? साथ ही साथ कितने बजे ये डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी?
देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो निर्देश गृह मंत्रालय से खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिए गए हैं, तो उसके बाद सभी राज्यों की पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क है। अब यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कांटेक्ट नहीं करता है पुलिस को या अटारी बॉर्डर पर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए नहीं पहुंचता है और वो यहीं पर ओवरस्टे करता है, तो उस स्थिति में एक तो यह हो सकता है कि उस व्यक्ति को FRRO के हवाले किया जा सकता है। FRRO ऑफिस के हवाले किए जाने के बाद उसे डिपोर्ट किए जाने की स्थिति बनेगी, उसे डिपोर्ट किया जाएगा। अगर वो स्थिति नहीं बनती, ये एक नंबर स्थिति है, अगर वो स्थिति नहीं बनती तो दूसरी नंबर स्थिति ये होगी कि उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ओवरस्टे करने के लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है, 3 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। पर इस समय यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहां पर कुछ अंतरराष्ट्रीय यात्री भी पहुंचे हुए हैं। एक गाड़ी आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, अपनी ही गाड़ी में ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में। तो इस तरह से ईरान की एक महिला यहां पर पहुंची हुई है, जो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कल से यहां पर पहुंची हुई है। उसने इमिग्रेशन के अधिकारियों से संपर्क किया, तो इमिग्रेशन के अधिकारियों का कहना है कि जब 29 तारीख क्रॉस होगी तो उसके बाद आपको एंटरटेन किया जाएगा। इसी तरह से कुछ अंतरराष्ट्रीय यात्री ट्रैवलर्स जो हैं वो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। और अगर इस बॉर्डर को अब तक क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या की बात की जाए तो जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, तकरीबन 110 पाकिस्तानी नागरिकों ने कल यहां से इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके वो वापस पाकिस्तान गए हैं। और भारतीय भी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से यहां भारत में पहुंचे हैं। और अगर कुल आंकड़े की अब तक बात की जाए तो तकरीबन 787 पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान वापस जा चुके हैं। और भारतीयों का आंकड़ा जो है, जो वापस अपने मुल्क आने का आंकड़ा है, वो तकरीबन 1300 हो चुका है। और इसके साथ एक और चीज है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में इससे पहले जो है, इसी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। और साल 2019 से पहले बड़े स्तर पर पाकिस्तान के साथ व्यापार हुआ करता था। मगर मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस 2019 में पाकिस्तान से वापस लिए जाने के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद हुआ, पर अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार जारी रहा। पर अब यह माना जा रहा है कि यह व्यापार भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर मेजर एक्सपोर्ट जो इस बॉर्डर से हुआ करते थे उसकी बात की जाए तो सोयाबीन से लेकर चिकन फीड, सब्जियां, जो मिर्च है, प्लास्टिक धागा है और इसके साथ प्लास्टिक दाना, वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। और अफगानिस्तान से भी बड़े स्तर पर जो है चीजों को इंपोर्ट किया जाता था, ड्राई फ्रूट से लेकर ड्राई डेट्स, जिप्सम, सीमेंट, ग्लास, रॉक सॉल्ट और कई जड़ी बूटियां जो है अफगानिस्तान से इंपोर्ट की जाती थी। और ये जो ट्रेड था, अगर एक वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो ये ट्रेड 3838 करोड़ रुपए के आसपास था साल 2023 साल 2024 में। तो ऐसे में अगर ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद होती है तो ये माना जा सकता है कि ट्रेड भी पूरी तरह से बंद हो सकता है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम कश्मीर की स्थिति का भी जानकारी ले लेते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ अश्विनी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो देखिए कई एरियाज जो हैं वो अभी सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए गए हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर कहा जा रहा है कि टूरिस्ट अभी भी लगातार आ रहे हैं और सुकून की स्थिति महसूस कर रहे हैं। अभी वहां के आम लोगों में किस तरह की स्थिति है? कोई डर का माहौल है या फिर अब वो दोबारा से टूरिज्म को जो है पनपा रहे हैं? देखिए शाला, कल राज्य सरकार ने इस बारे में स्पष्ट निर्णय लिया। 87 में से 48 ऐसे डेस्टिनेशन थे जो सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए। ये मैक्सिमम वो डेस्टिनेशन थे जो काफ़ी रिमोट एरियाज़ में थे, जो रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर सुरक्षा की स्थितियाँ बहुत माकूल नहीं थी। और ये भी यहाँ पर जो है इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस हमले के बाद बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल और ओवर ग्राउंड वर्कर्स सक्रिय हुए हैं। उनको निर्देश दिए गए हैं कि रिमोट एरियाज में अगर जिस तरीके से पर्यटकों का आना जाना होता है तो वहाँ पर वो पर्यटकों को निशाना बना सकते हैं। तो इन सब सुरक्षा कारणों को नज़र रखते हुए 48 डेस्टिनेशन जो है वो उसको पूरी तरीके से अस्थायी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। पर्यटकों के आने की अगर आमद रफ्त की बात करें तो जो पर्यटक सामान्यतः यहाँ पर आ चुके हैं वो धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। पर्यटकों का आना यहाँ लगभग ना के बराबर है। 90% से ज़्यादा
पर्यटकों का आगमन यहाँ पर अब आना खत्म हो गया है। सड़कें भरी हुआ करती थी पहलगाम की, गुलमर्ग की, सोनमर्ग की और यहाँ पर डल लेक की, लेकिन वो पूरे के पूरे खाली हुए शिकारे ये बताते हैं कि किस तरीके से पर्यटकों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया है। यहाँ के लोगों को इस बात की चिंता है कि पर्यटन ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य जरिया है, लिहाजा ये लोग चाहते हैं कि स्थितियाँ ये बनी रहें कि पर्यटक आते रहें। एक मैं और बात बताऊँगा कि मैं बार बार इसको मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ की आवाम एक बार खड़ी हुई, इस बार पहली बार कम से कम दहशतगर्दों के खिलाफ। लाल चौक पर लोगों ने इस हमले को दहशतगर्दाना हमला कहते हुए इसकी कड़ी भर्त्सना की। हाँ, स्थितियां जो यहाँ पर बनी हुई हैं, लोग ये चाहते हैं कि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। हाँ, लेकिन सभी राजनीतिक दल, घाटी का एक एक अवाम, घाटी का एक एक व्यक्ति केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले के साथ खड़ा है। जो अपरिपक्वता राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा परिपक्वता, उससे ज़्यादा मैच्योरिटी घाटी के यहाँ के राजनीतिक दल दिखा रहे हैं। विशेष सेशन किया गया, अधिकृत किया गया केंद्र सरकार को कि कोई भी आप एक्शन लेते हैं तो उसके साथ पूरी की पूरी घाटी के राजनीतिक दल खड़े हैं। तो कम से कम कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों को या अन्य जो छीटाकशी करने वाले अन्य लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में हों, उनको समझ में आना चाहिए कि घाटी के कश्मीर, लद्दाख, कन्याकुमारी, पूरा हिंदुस्तान इस समय एकजुट खड़ा है। एकजुट खड़े रहने का ये अवसर है और उसी हिसाब से जो भविष्य की कार्रवाइयां होंगी, आप देखेंगे घाटी के राजनीतिक दल, घाटी की आवाम, हर एक व्यक्ति का पूरा समर्थन है। बिल्कुल, तमाम राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति से ऊपर उठ के सुरक्षा की दृष्टि से और देश की दृष्टि से एक साथ आना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ जो है एक सुर में बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि जालना का राउत परिवार पहलगाम हमले में बाल बाल बचा है। 21 तारीख को राउत परिवार पहलगाम में था। हमले के बाद आतंकियों की तस्वीरें सामने आने के बाद जालना के आदर्श ने उस संदिग्ध की पहचान की जिसने उससे बात की थी। आदर्श ने संदिग्ध आतंकवादी की पहचान करने के बाद एनआईए को ईमेल के जरिए संदिग्ध आतंकवादी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी है। 21 तारीख को अब मैं घोड़ा लेके ऊपर गया था और मैगी के स्टॉल पे जब मैं रुका था तो मुझे कुछ लोगों ने, वहाँ पे 3-4 लोग आए थे, 5-6 लोग, उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या, हिंदू हो क्या, आप यही यहाँ के नहीं लगते। मैंने उनको बताया था कि नहीं, मैं यही का हूँ। दूसरे दिन जब वहाँ पे हल्ला हुआ कि 1-2 दिन बाद जब उसके स्केचेस रिलीज हुए तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि इन्होंने जो एजेंसीज ने जो स्केचेस रिलीज किए उसमें से एक इंसान जो है उसने मुझसे वहाँ पे बात की थी। हमने ईमेल से एनआईए को इसकी इंफॉर्मेशन दी है। हम बहुत डरे हुए थे, ऐसी वहाँ पे घटना होना मतलब ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार नया सवेरा में खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि बैकफुट पर कांग्रेस है, नेताओं को नसीहत दी जा रही है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से गायब बताने वाला पोस्ट हटा दिया है और इस पोस्टर को जारी करने के बाद कांग्रेस चौतरफा घिर गई थी। बीजेपी ने कांग्रेस की इस पोस्ट की कड़ी निंदा की थी। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और आतंकियों की सोच लगभग एक जैसी है। कांग्रेस लश्कर-ए-पाकिस्तान है।
इसके बाद कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव में CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच का अभियान मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बहराइच में 12 से अधिक मदरसों की जांच की गई। इनमें से 5 को सील कर दिया गया। वहीं 6 से अधिक मदरसों को बिना मान्यता संचालन न करने की चेतावनी दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के मदरसा दारुल उलूम अजीजिया की जांच की। मदरसा संचालक भूमि, आय, व्यय, प्रवेश और छात्र उपस्थिति रजिस्टर समेत कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। इस कारण मदरसे को सील कर दिया गया। इसके साथ ही मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत और मदरसा अरबिया इस्लामिया को संचालन न करने की चेतावनी दी गई। जांच के दौरान अधिकांश मदरसे निजी मकानों में बिना कागजात और मानकों के चलते मिले। भारत नेपाल सीमा खुली है। संवेदनशील क्षेत्र में बिना मान्यता के मदरसों का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से बेहद चिंताजनक है। बहराइच से आशुतोष शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या कुछ है खबर, क्या कुछ है अपडेट? क्योंकि देखिए यूपी सरकार जो है पूरे एक्शन में है कि अवैध रूप से कोई भी मदरसों का संचालन नहीं होगा, अवैध रूप से कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा और अगर कहीं हो रहा होगा तो उसे सील कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए सहला, जिस तरीके से नेपाल की सीमा है, पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक एक लंबी सीमा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इसकी से सीमा पड़ती है, जिसमें आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, बलरामपुर जैसे जिले इसमें आते हैं। श्रावस्ती है, इसके अलावा ये आपका कई जिले यहाँ पर आते हैं। इन सारे जिलों पर नो मैंस लैंड 15 किलोमीटर का एरिया एक ऐसा पैच रखा जाता है कि जिसमें जो है न भारत की कोई आबादी रहती थी, न नेपाल की कोई आबादी रहती थी। खुली हुई सीमा को देखते हुए यहाँ पर बहुत चौकसी पहले नहीं हुआ करती थी, तो इस कारण यहाँ पर लोग बसते गए और बसने के साथ ही इन्होंने जो है तमाम सारी मदरसे और जो है मस्जिदें यहाँ पर बनाई और जिनको लेकर के अब प्रशासन चेता है। तो पहले चेतावनी दी गई। वक्फ बोर्ड जब से खत्म हुआ, पहले वक्फ बोर्ड की आड़ में ये मदरसे संचालित हुआ करते थे या धार्मिक जो तमाम सारी संस्थाएं थी वो संचालित हुआ करती थी, लेकिन अब वक्फ बोर्ड की समाप्ति के बाद नियम और कानूनों के तहत के साथ में ही मदरसे को चलाने के लिए भी एक नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार की है। उस नियमावली के अनुसार आशुतोष की कब से इस पर नजर रखी जा रही थी और कब से इन मदरसों का अवैध संचालन हो रहा था और कितने और मदरसे हैं जिन पर अभी नजर रखी जा रही है, कार्रवाई होनी बाकी है? एक साल से लगातार सहला इस चीज को देखा जा रहा था कि कितने मदरसे जो है अवैध रूप से संचालित हैं, जिनका जो है कहीं सरकारी रिकॉर्डों में दस्तावेज नहीं है, जिन्होंने मान्यता नहीं ली है। और यही कारण है कि लगभग 500 से अधिक की एक लंबी सीख जो है निकल करके आई थी इन क्षेत्रों को लेकर के। लेकिन अब जब तमाम सारी सीमाओं पर जो है तमाम जो है अराजक तत्वों की जो है उपस्थिति दिखाई देने लगी, तो सरकार ने उस पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी और जो मानकों के विपरीत और जो बिना मान्यता के चल रहे हैं या जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीनों पर बना रखा है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई पर 3 दिन पहले से जो है शुरू हुई है और जब तक कि इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरीके से खाली नहीं करा लिया जाता है या सभी को चिन्हित नहीं कर लिया जाता है, सर्वे और साथ में उनको नोटिस देना या डिमोलिशन का काम, ये सारा साथ साथ चल रहा है। आशुतोष, ये भी बताइए कि क्या कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी इन जगहों पर देखी गई? बिल्कुल, संदिग्ध गतिविधियों में अगर हम बात करें
खासतौर पर नेपाल का बॉर्डर होने के नाते तमाम सारे नशीले पदार्थ या फिर एक वैसी चीजें जो कि दूसरे देशों से नेपाल में आकर के और नेपाल से उनको तस्करी करके जो है भारत ले आया जाता था। इन सारी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए एसएसपी बॉर्डर की देखभाल करती है। तो खुली हुई सीमा होने के नाते हर जगह नाकेबंदी नहीं की जा सकती है। बीच में छोटे छोटे गांव हैं, आधे गांव जो है नेपाल में है, आधे भारत में है। ऐसे में इन संदिग्ध गतिविधियों सब तलाशी और जांच के लिए उनको रिकॉर्ड पर रखने के लिए सरकार ने यह अभियान चलाया है। जी चलिए आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, खबर है कोलकाता की। कोलकाता के फलपट्टी माचुआ के पास स्थित एक होटल में मंगलवार रात लगी भीषण आग में 14 लोगों की मौत हो गई है और इस घटना में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पुलिस के अनुसार होटल में रात करीब 8:30 बजे आग लगी। आग की लपटें देखते ही देखते इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता देखते हुए होटल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। ताजा जानकारी के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोलकाता पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई है। कोलकाता के एक होटल में यह आग लगी। ऋतुराज होटल में आग की जो घटना लगी है उसमें अभी तक 14 लोगों का फिगर आया है। टोटल 14 है अभी तक, 14 कैजुअल्टी। और विशाखापत्तनम के श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ और एपीएसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ के एक जवान ने बताया है कि घटना रात करीब 2:30 बजे की है। वो मंदिर परिसर के पास ही मौजूद थे, जिस कारण सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच गए। साढ़े 2 बजे इंसिडेंट हुआ था। हम पहुंच गए उधर। टोटल 7 आदमी की इंसिडेंट हुआ, सारा मर गए हैं। सबको निकाल गए। उसका ऑपरेशन कम से कम 1 घंटा चला था। एक लहरी था, वो टूटा हुआ, वो गिरकर सारा कम से कम 7 आदमी तक इंसिडेंट हुआ था। और अब बात करेंगे 4 धाम यात्रा की। जी हां, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बसे 4 धाम तीर्थ स्थलों का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पवित्र यात्रा पारंपरिक रूप से हर साल अक्षय तृतीया से शुरू होती है। इस बार 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगी। अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अब भी जारी है। यात्रा के क्रम में पहला धाम यमुनोत्री को माना जाता है, जो यमुना नदी का स्रोत है। अगला पड़ाव गंगोत्री है, जहां माना जाता है कि पवित्र गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। गंगोत्री मंदिर परिसर और गंगोत्री मंदिर को फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलने के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं और सबकी यात्रा अच्छी और सुगम हो। 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी विभाग जो भी यात्रा में अपना योगदान देते हैं, सभी ने अपनी अपनी अच्छी तैयारियां की हैं। पिछले सालों के जो अनुभव है उस आधार पर ये यात्रा और अच्छी हो, सुरक्षित हो, सबके लिए सुगम हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 4 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद हेमकुंड साहब के खुलेंगे। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ धाम धार्मिक स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और पैदल ट्रैक दोनों ही विकल्प मौजूद हैं। तीर्थ यात्रा भगवान विष्णु के निवास बद्रीनाथ में समाप्त होती है। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण कराना होगा। आधिकारिक उत्तराखंड पर्यटन पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं। ई पास बनाने के लिए एक वैध आईडी, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर और यात्रा की तारीखों की आवश्यकता होती है। हर साल शासन 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारी करता है ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इस साल भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। 4 धाम यात्रा को हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह यात्रा मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता का मार्ग माना जाता है। 4 धाम यात्रा हालांकि चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन प्रकृति, भक्ति और स्वयं से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। असंख्य श्रद्धालु इस यात्रा के लिए पूरे बरस इंतजार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात वेव्स समिट 2025 की। जी हां, भारत का पहला वेव्स शिखर सम्मेलन 1 मई को मुंबई में शुरू होने वाला है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुंबई इस मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप देखिए हमारी सहयोगी संवाददाता दीपिका महतो और श्यामा मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। मुंबई अपने पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स एक साथ आएंगे। मुंबई शहर इस मेगा इवेंट्स को सफल बनाने में जुटा हुआ है। बसों से लेकर बस स्टॉप, सबवे, हर जगह वेव्स की ब्रांडिंग की जा रही है। 15,000 वर्ग मीटर में फैला वेव्स 2025 मनोरंजन और रचनात्मकता के महासागर में वेव्स उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडस्ट्री के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पायोनियर्स को वैश्विक मनोरंजन के भविष्य को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इतना ही नहीं, शिखर सम्मेलन में भारत पेविलियन के साथ साथ अन्य राज्यों के स्टॉल भी होंगे जो मनोरंजन और प्रौद्योगिकी की दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। भारत का सबसे पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 होने जा रहा है मुंबई में। और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया तैयार है इस अद्भुत समिट को देखने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए। न केवल पार्टिसिपेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स और फिल्म क्रिएटर्स, लेकिन बिजनेसमैन भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। बेसिकली वेव्स बाजार इज लाइक एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म for a lot of creators like me who are writing their projects in both live action, animation, visual effects or any particular category. इस समिट में दुनिया भर से संस्कृति और कला क्षेत्र की कंपनियां और टेक दिग्गज हिस्सा लेंगे। मीडिया, फिल्म और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का कहना है कि वेव सिनेमा की यात्रा का अगला अध्याय है, जहां न केवल मनोरंजन बल्कि एक नए युग की पटकथा लिखी जाएगी। यह दिलों को छूने और दुनिया को जोड़ने में एक लंबा सफर तय करेगा। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सिनेमा का असली मकसद क्या है। मैं कहता हूँ कि सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है जो दिल तक जाए, जो यादों में रहे, ये दुनिया को जोड़ दे। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दैट जर्नी, जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, एक नया युग लिखा जाएगा। भारत की रचनात्मक शक्ति को मजबूत करने और सामग्री निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से वेव्स सभी उद्योग हितधारकों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। इसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 1 मई को करेंगे मुंबई में। और ये समिट न केवल एक प्लेटफॉर्म है लोगों को जोड़ने के लिए, बिजनेस को बिजनेस से जोड़ने के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए और ज्यादा लोगों को एक दूसरे के साथ सम्मिलित करने के लिए, ताकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा बढ़ती रहे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, मुंबई। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1।
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। गौरव, सुप्रभात। क्या कुछ खास आज अखबारों की दुनिया से? शुक्रिया शैला, सभी को गुड मॉर्निंग। और साफ तौर पर इस सेगमेंट में हम जो खबरें हैं वो तराश कर अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की सबसे प्रमुख खबर कौन सी है, क्योंकि हमने देखा है जब से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से जो रेखा गुप्ता सरकार है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। चाहे स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा हो या उसके अलावा शिक्षा की बात हो, शिक्षा में भी बहुत अहम पहल यहाँ पर की गई है। और साफ तौर पर अभी तक जो अभिभावक थे यानी कि पेरेंट्स थे, उनकी जो शिकायतें थी उस पर अमल किया गया है और उसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है और एक बड़ा बिल कैबिनेट में पास किया गया है। क्या है इसमें खास, आपको बता दें कि जिस तरह से जो पहले जो फीस की मनमानी चलती थी वो अब नहीं हो पाएगी प्राइवेट स्कूलों पर। साफ तौर पर इसको लेकर ये कैबिनेट में बिल पास हुआ है और इसमें क्या कुछ है, क्योंकि इस नए कानून में 3 साल में अब एक ही बार फीस बढ़ाई जाएगी। ऐसे में अब मनमानी स्कूलों की नहीं चल पाएगी। 3 अलग अलग यहां पर इसके जो पैरामीटर्स हैं वो रखे गए हैं। एक स्कूल लेवल कमेटी बनाई जाएगी और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी और स्टेट लेवल की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें अलग अलग स्तर पर इसको देखा जाएगा कि अगर कोई फीस इसकी बढ़ाता है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और इसमें क्या कुछ होगा। जब स्कूल लेवल कमेटी की हम बात करते हैं तो वहां पर जो मैनेजमेंट के चेयरपर्सन है वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी प्रिंसिपल होंगे और 3 टीचर, 5 अभिभावक और एजुकेशन डायरेक्टर नॉमिनी स्कूल ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है, अगर वहां तक ये बात जाती है तो वहां पर भी देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि इसमें जिला के डिप्टी एजुकेशन डायरेक्टर चेयरपर्सन होंगे, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मेंबर सेक्रेटरी होगा और एक सीए होगा, डिस्ट्रिक्ट रीजन के अकाउंट फंक्शनरी और 2 टीचर और 2 पेरेंट्स इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अगर इससे ऊपर जाता है यानी कि स्टेट लेवल तक अगर पहुंचता है तो वहां पर स्टेट लेवल की कमेटी फैसला लेगी और ये 7 सदस्य की कमेटी का चेयरपर्सन जो होंगे वो मंत्रालय तय करेगा। शिक्षाविद, सीए, सीएजी प्रतिनिधि, स्कूल के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि और एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन भी इसमें शामिल होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स में तय किए गए और इसके बाद भी अगर स्कूल अपनी मनमानी करता है तो 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इसमें लगाया जा सकता है। इसका भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है और इसमें कहा गया है कि अगर मनमानी फीस देने के लिए जबरदस्ती स्कूल वाले अगर कुछ करते हैं, प्राइवेट वाले, तो उसमें क्या है कि अगर कोई दबाव बनाया जाएगा तो जो बच्चा है यानी कि जो छात्र है उसकी भी अगर वो शिकायत करता है तो 50,000 रुपए प्रतिदिन इसमें जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ा स्टेप लिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि साफ तौर पर रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है और स्वास्थ्य के बाद अब शिक्षा में ये जो पहल है वो आने वाले समय में नीतिगत जो निर्णय है वो इसमें साफ तौर पर नजर आएंगे कि इसका रिजल्ट आने वाले समय में क्या होता है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो बिल्डर बैंक गठजोड़ की जो सीबीआई जांच है उसमें अब सीबीआई की साफ तौर पर एंट्री होती हुई नजर आ रही है और ये जो विवाद है ये आखिर क्या है ये हम आपको बता दें। दिल्ली एनसीआर के अधिकांश बिल्डरों ने सबवेंशन भुगतान योजना के तहत अब तक जो घर बेचे हैं उस और इस योजना के तहत घर को बुक करने के बाद एक निश्चित रकम देने के बाद बाकी जो रकम है वो बैंक की तरफ से दी जाती है सीधे बिल्डरों के खातों में। और उसके अलावा जब बिल्डर ये नहीं देते हैं तो बैंक जो है वो दबाव बनाता है, जिन्होंने ये घर लिया होता है उनको ईएमआई का ये दबाव बनाता है। तो उस पर अब ये बड़ी पहल की गई है और इसमें सीबीआई की अब जब जांच होगी तो साफ तौर पर और भी जो इसके जो खुलासे हैं, जो नीतिगत अभी तक जो इसमें अलग अलग तरह से निर्णय लिए गए थे उसमें क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर। इसके अलावा
अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ चल रहा है और भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ लगने के बाद से जो स्थितियां हैं वो क्या कह रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर अब मिनी ट्रेड डील जो है उसकी संभावना यहां पर नजर आ रही है और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अभी हमने देखा था 23 से 25 अप्रैल को जो वॉशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के बीच बीटीए को लेकर एक सफल वार्ता हुई थी और यह वार्ता बहुत महत्वपूर्ण तमाम नीतिगत फैसले यहां से लेते हुए, क्योंकि बीटीए को लेकर जो व्यापारिक समझौते हैं उनको कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए इसको लेकर इस पर साफ तौर पर फोकस किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड पॉइंट है, क्योंकि अमेरिका ने 90 दिनों तक के लिए इस फैसले पर अमल को टाल दिया है और इस हिसाब से 9 जुलाई को यह अवधि अब समाप्त होगी और उसके बाद देखना होगा कि इसमें आगे के क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आते हैं, जो अपने आप में आज की इस टैरिफ नीति को लेकर एक बहुत दूरगामी परिणाम और साफ तौर पर कदम के तौर पर इसको देखा जाएगा। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह से गर्मी का जो सितम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल की गर्मी ने 3 साल का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। कैसे ये रिकॉर्ड तोड़ा है? क्योंकि 4 महीने के बाद अब अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है और 15 सालों में दूसरी बार इतना गर्म अप्रैल का महीना रहा है। 40 डिग्री के पार जा चुका है और 15 सालों में यह रिकॉर्ड कायम होता हुआ नजर आया। आने वाले समय में भी कहा जा रहा है कि इसमें और कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आईएमडी ने जो पहले अनुमान जताया था कि अब की बार बारिश भी देखने को मिलेगी, तो बारिश के लिए अच्छे आसार हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो गर्मी रहेगी, लेकिन गर्मी से राहत मिलती हुई भी कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। इसके अलावा अगली खबर, और एक इसको गुड न्यूज के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि जर्मन रेलवे में नौकरी का अब मौका साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और स्किल डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा कि सरकार का साफ तौर पर बहुत बड़ा फोकस रहा है और इस स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने जिस तरह से अभी तक कवायदे किए हैं, एनएसडीसी की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एनएसडीसी लगातार ऐसे लोगों को, युवकों को साफ तौर पर स्किल कर रहा है, उनको और ज्यादा प्रशिक्षित कर रहा है, जिससे आने वाले समय में वो अपने लिए नौकरी के जो अवसर हैं उनको पा सके, उनको वहां पर देखा जा सके। तो ऐसे में 50 लाख नौकरियां विभिन्न श्रेणी में सृजित होने की संभावना है जर्मनी रेलवे में और ये वर्ष 2030 तक है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को स्किल किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके जॉब के जो ऑप्शंस हैं वो यहां से खुलते हुए नजर आएंगे। 6 माह से लेकर 1 साल की जो अवधि है उसमें एनएसडीसी के कौशल विकास पाठ्यक्रम होंगे और इससे जर्मनी के रेलवे में आसानी से नौकरी मिल सकेगी और 700 से ज्यादा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें चलाया जा रहा है। एनएसडीसी इस समय भारतीय युवाओं को कुशल बनाने के लिए लगातार इस तरह की जो कवायदे हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि अगर जो लोग बाहर अलग अलग देशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो जर्मन रेलवे की तरफ से तो ये है ही। इसके अलावा भी हमने देखा है, क्योंकि भारत की नजर, जो भारत के युवा हैं उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, तो ऐसे में स्किल्ड युवाओं की आज भी मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है और वैश्विक स्तर पर साफ तौर पर जो युवा हैं उनका जो परचम है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। तो स्किल बनिए और उसके बाद अपने आप को स्किल करने के बाद इन नौकरियों पर आप साफ तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो इसी के साथ अखबारों की सुर्खियों में फिलहाल अभी इतना ही। आइए वापस स्टूडियो का रुख करते हैं, अपनी सहयोगी शैला के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, अलग अलग क्षेत्रों से तमाम सुर्खियां समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। चीन की नौसेना ने फिलीपींस पर अशांति पैदा करने का आरोप लगाया है। चीनी नौसेना की ओर से यह बयान दक्षिण चीन सागर में गश्त के बाद आया। फिलीपींस और अमेरिका की वायुसेना ने इस जलमार्ग के ऊपर अपना संयुक्त अभ्यास चला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मिशिगन में रैली में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने टैरिफ, इमिग्रेशन और वैश्विक संगठनों से दूरी जैसे बड़े फैसलों को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी कार निर्माताओं को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रंप ने विदेशी पार्ट्स आयात पर ऑटो टैरिफ में ढील दी है। इसके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत के साथ टैरिफ वार्ता अच्छी चल रही है और जल्द ही व्यापार समझौते की उम्मीद है। और अब बात करेंगे कारोबार की। और खेलों की बात कर लेते हैं। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मुकाबला चेन्नई के घरेलू मैदान चेपक में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स की टीम को 9 मैचों में 5 जीत और 3 हार मिली है, जबकि 1 मैच रद्द हुआ है। वहीं 5 बार की चैंपियन सीएसके 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ अंक तालिका में आखिरी पायदान पर काबिज। भारत की महिला टीम ने कोलंबो में चल रहे त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 15 रन से हरा दिया। कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 276 रन का स्कोर बनाया। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 261 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की सराहना करते हुए उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 10 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने भारत में अपना कार्यालय मुंबई में खोलने की घोषणा की है। ये कार्यालय स्थानीय प्रशंसक सहयोगियों के साथ संपर्क बढ़ाने, भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और लीग तथा उसके क्लबों की निरंतर विकास का समर्थन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। और खबर राजस्थान से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 3 बड़ी खुशखबरियां आई हैं। जी हां, राज्य के अभयारण्यों और बायोलॉजिकल पार्कों में इस सप्ताह बाघ के कई शावकों का जन्म हुआ है, जो न केवल वन्यजीव संरक्षण के लिए बेहद खास हैं बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक होंगे। राजस्थान के अभयारण्यों और बायोलॉजिकल पार्कों में बाघों के शावकों ने जन्म लिया है, जिससे राज्य में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के फालोदी रेंज में बाघिन RBT 2313 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और उसके शावकों की तस्वीरें वन विभाग के कैमरा ट्रैप में कैद हुई हैं। विभाग ने इसकी पुष्टि की है और बाघिन की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। वहीं इसी तरह राज्य के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी इसी तरह की खुशखबरी सामने आई है। यहां बाघिन ST 30 ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे बाघों की कुल संख्या 44 तक पहुंच गई है। इन शावकों के जन्म से वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में ST 30 बाघिन 3 शावकों के साथ देखी गई है। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली नियमित निगरानी गश्त के दौरान इसकी पुष्टि हुई है। इसी दिशा में राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से तो और भी दिलचस्प घटना सामने आई है। यहां बाघिन रानी ने रविवार को एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। ये राजस्थान के वन्यजीव इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी बाघिन ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। राजस्थान के अंदर बड़ी तेज गति से बाघों का कुनबे में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 25 नए शावक प्राप्त हुए थे और इस वर्ष 10 शावकों का हमारे पास आगमन हो चुका है और आने वाले समय में चाहे वो रणथंभौर हो चाहे सरिस्का हो, आने वाले समय में हम शावकों के रूप में एक नई खुशी का समाचार राजस्थान के आम जन को देंगे। जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघों के बच्चों पर पूरी तरह 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया, यूं तो बाघिन रानी अब अपने 5 शावकों का पालन पोषण कर रही है। स्टाफ की ओर से रानी और उनके शावकों पर CCTV कैमरों की मदद से पूरी निगरानी रखी जा रही है। एक केयरटेकर भी लगाया गया है। बाघिन रानी की देखरेख का पूरा जिम्मा उसी केयरटेकर पर है। बाघिन और शावकों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। उनके आसपास टाट की बोरियां लगाई गई हैं, जिन्हें समय समय पर पानी से गीला किया जा रहा है। जयपुर में फिलहाल 8 टाइगर हैं। इसमें आज जन्मे शावकों को शामिल नहीं किया गया है। इन शावकों को अगले 1 से 1.5 साल बाद वन विभाग की गिनती में शामिल किया जाएगा। 27 तारीख को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो हमारी टाइग्रेस है उसने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिसमें से एक वाइट है और एक गोल्डन है। और अभी वर्तमान में 5 शावक बिल्कुल स्वस्थ हैं और बाघिन नॉर्मल फीडिंग ले रही है और बच्चों को दूध पिला रही है। तो जिस तरह से देखा जाए कैप्टिविटी में फर्स्ट टाइम 5 जो शावकों का जन्म हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान में बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और ये राज्य के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रतीक माना जा सकता है। जयपुर में बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया है तो रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी खुशखबरी आई है। लगातार बाघों की बढ़ती संख्या से बाघ संरक्षण को तो प्रदेश में बढ़ावा मिल ही रहा है। यह टूरिज्म के लिए भी एक शुभ संकेत के तौर पर लिया जा सकता है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, DD न्यूज, जयपुर। और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, आज बसव जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए जगत गुरु बसवेश्वर के लिए कहा है कि उनका दृष्टिकोण और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए उनके अथक प्रयास आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
12वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में उन्होंने श्रम, श्रमिक, उस पर गहन विचार रखे हैं। कन्नड़ भाषा में उन्होंने कहा था, काय कवे कैलाश, आप अपने परिश्रम से ही भगवान शिव के घर कैलाश की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बसवेश्वर ने कहा था, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम आयु तक जीना लक्ष्य विहीन जीवन के 100 वर्ष से भी ज्यादा बेहतर है। भगवान बसवेश्वरा ने हमें यानी कर्म करने का, यानी दूसरों की मदद करने का रास्ता दिखाया। हमारी योजनाओं में भी आप कायका और दासोहा का प्रभाव जरूर देख सकते हैं। भगवान बसवेश्वर जी ने हमारे समाज को जो ऊर्जा दी, उन्होंने लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के जो आदर्श स्थापित किए थे, वो आज भी भारत की बुनियाद में है। भगवान बसवेश्वर की ये प्रेरणा, निस्वार्थ सेवा की ये निष्ठा, यही हमारे भारत की बुनियाद है। जितनी मजबूत ये बुनियाद होगी, उतना ही मजबूत हमारा देश होगा। देश और दुनिया में भगवान बसवेश्वर के सभी अनुयायियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं केरल के बैक वाटर वर्ल्ड की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। केरल की ये बैक वाटर्स 44 नदियों, 34 झीलों और असंख्य नहरों से मिलकर बने हैं। आप उठाइए इन दृश्यों का आनंद, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।